नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां चल रही है बम्पर सेल और विशेषकर विंटर 50% डिस्काउंट सेल। तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल बढ़िया बढ़िया वहां पर ऑफ़र्स हैं, उनको देखें और अपनी चॉइस करें। आखिरकार ममता दीदी क्या चाहती हैं? क्योंकि ममता दीदी ने ऐसा कार्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार बड़ा गंभीर अपराध है। जी हाँ, आज आईपैक क्या था? आईपैक जो है वो ममता दीदी की कंपनी है, यानी प्रशांत किशोर की कंपनी है, जो कि चुनाव की कंसल्टेंसी, इलेक्शन कंसल्टेंसी का काम करती है। पिछली बार प्रशांत किशोर स्वयं हेड कर रहे थे, लेकिन सारा काम जो है वो डेटा एकत्रित करना, डेटा एकत्रित करने के साथ साथ स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ जो और एडवाइस हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं जिसको जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइसेज है वो सब करना, ये सारा काम आईपैक ने पिछली बार 2021 में ममता दीदी के लिए किया था। और उसी में आप याद कीजिए कि प्रशांत किशोर की वो एक गर्भोक्ति थी, गर्भोक्ति क्या, बाद में वो सही भी साबित हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें तो क्या करना है भाई, बीजेपी की तो 100 से कम सीटें आनी ही आनी है, क्योंकि हमें तो केवल 70% का 30% और 30% का 70% ये हम ले आएंगे तो हम जीतेंगे। और उससे वो ज़्यादा लेके आए, बल्कि 42% की बजाय 48% लेके आए, और बीजेपी 38% पे ही रह गई और 77 सीट्स पे ही रह गई। जबकि अधिकतर जो नामी आपकी चुनावी विश्लेषण वाली या चुनावी ओपिनियन पोल वाली जो भी कंपनीज थी, उन्होंने ये दिखाया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीत सकती। तो आईपैक जो है वो इतना महत्वपूर्ण है ममता दीदी के लिए, लेकिन वो कितना भी महत्वपूर्ण हो, आज वहाँ ईडी की रेड हुई प्रतीक जैन के घर पे, और प्रतीक जैन के घर पे ही आईपैक का ऑफिस है, उसके ऊपर ईडी की रेड हुई। तो वो ईडी की रेड होने के बाद पता चलता है कि ममता दीदी स्वयं वहाँ पहुँच गई। न केवल वो स्वयं वहाँ पहुँच गई, लेकिन ये सब रिकॉर्डेड है कि वहाँ से बहुत सारे कागज़ भी उठा के और गाड़ी में भर के और ले गई। साथ में जो कलकत्ता पुलिस जो है, उसके जो पुलिस कमिश्नर थे वो साथ में थे उनके। तो यह विचित्र काम ममता दीदी ही कर सकती हैं, क्योंकि एक बार आपको ध्यान है कि वो सीबीआई में पहुंच गई थी और सीबीआई को भी घेर लिया था उन्होंने। आपने देखा था कि किस तरह से जो शहजाद शेख जब गिरफ्तार करने के लिए घूम रही थी सीबीआई और पुलिस, तो उस समय उन्होंने किस प्रकार के व्यवधान डाले थे। हालांकि ये सारे व्यवधान जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त कारण है, और विशेषकर जो ये अभी किया है, क्योंकि ईडी के साथ में हस्तक्षेप जो है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है, जो कि संविधान के अनुसार आप नहीं कर सकते। संविधान में प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वो केंद्र सरकार का जो क्षेत्राधिकार है उसमें वो सहयोग करे। उसमें रेलवे है, उसमें आपके पोस्ट ऑफिसेज हैं, और उसमें जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, आर्मी है, ये सारे आपके जो सशस्त्र बल है, इनको सबको सहयोग करने का राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है, ऐसा वैसा नहीं है। और उसमें वो सीधे सीधे जाके, और ऐसे समय पे जबकि मुझे लगता है कि संभवतः बीजेपी जो है वो अपना जो लास्ट रोल ऑफ डाइस, और जिसको वो बचने का स्वयं प्रयास कर रही थी, क्योंकि आप इसको इस तरह से विश्लेषण कीजिए कि ममता दीदी ने आरंभ में कहा था कि वो एसआईआर नहीं होने देंगी। उन्होंने ये कहा था कि वो एक भी नाम को डिलीट नहीं होने देंगी, लेकिन जब एसआईआर होने लगा, एसआईआर चालू भी हो गया, एसआईआर की प्रक्रिया भी हो गई, और लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि मैं एसआईआर रोकूंगी तो ये प्रेसिडेंट्स रूल लगा देंगे। तो प्रश्न ये है कि जिस प्रेसिडेंट्स रूल के कारण उन्होंने एसआईआर को होने दिया, तो आज जो है वो प्रेसिडेंट्स रूल लगवाना क्यों चाहती?
कि जो कार्य किया है वो तो सीधे सीधे ऐसा कार्य है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो ध्वस्त हो गई, कि एक अक्यूज्ड, एक आरोपित के घर पे आप पुलिस को रोकने पहुंच जाती है, जो कि लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा पहुंचाने का अपराध है। BNS 132 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप क्रिमिनल फोर्स उपयोग में लाती है किसी लोक सेवक को अपना काम करने से रोकने के लिए, तो 5 साल की सज़ा है, और 5 साल की सज़ा है, नॉन बेलेबल है। हम आगे देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या करेगी। मुझे लगता है कि इन्होंने इसलिए इसको किया है कि उनको लगता है कि साहब कि यदि प्रेसिडेंट्स रूल लगाना है तो अभी लगवा लो, यदि बाद में लगेगा तो हो सकता है कि उनके पास जो पूरी सहानुभूति इकट्ठी करनी है उसके लिए समय न रह जाए। तो ममता दीदी का कैलकुलेशन आखिर है क्या? साथ में वो फाइलें वहाँ से उठा के लेगी। ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का सीधा सीधा केस हो जाता है। ये BNS 238 और BNS 241 और BNS 238 तो ऐसा है कि साहब कि यदि कोई 10 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान वाला आरोप है यदि प्रतीक जैन पे, तो मैडम तो 7 साल से ऊपर जेल में जाएंगी, सिद्ध हो जाता है। दिख रहा है सामने, सारे वीडियोस जो हैं वो दिख रहे हैं। वीडियोस में दिख रहा है कि वो अंदर गई है, वहाँ से उन्होंने फाइलें उठाई हैं, उनके हाथ में फाइलें हैं। तो मैडम तो सीधे सीधे इन्वॉल्व हो गई भाई। ये तो इनडायरेक्ट वाली बात भी नहीं रही, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट, और केवल लोक सेवक को अपना कार्य करने से रोकने के आरोप के अतिरिक्त ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का आरोप है ये तो और भी गंभीर है। इसमें तो फिर जमानत भी नहीं मिलती। क्योंकि जमानत क्यों नहीं मिलती है? जमानत का एक बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत है कि जब भी जमानत का विरोध किया जाता है तो जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है वो यही दलील लेके आता है कि साहब इनको जमानत यदि देंगे तो ये एविडेंस के साथ में, सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड एक तरह से समझ लीजिए कि कोई भी जो अभियोजन पक्ष है वो यही लेकर आता है। प्रोसिक्यूशन की सबसे पहली दलील यही होती है कि साहब कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं और यदि इनको आपने छोड़ दिया तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। यहाँ तो साफ दिख रही है सब छेड़छाड़ होते हुए, तो मैडम को जमानत फिर कौन देगा? क्योंकि मैडम यदि जाकर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के साथ में, पुलिस कमिश्नर को साथ में ले गई, पुलिस कमिश्नर को भी अपराधी बना दिया, तो भाई मैडम ने चैलेंज दिया है कि जरा प्रेसिडेंट्स रूल लगा के दिखाओ। अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा के दिखाओ, ये ऐसा इस समय क्यों किया है, ये विश्लेषण करने वाली बात है। और ये विश्लेषण करने से ये पता चल रहा है, मुझको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मैडम को ये लग रहा है कि कुछ मुस्लिम वोट छिटक रहा है उनसे, तो वो मुस्लिम वोट की भरपाई कैसे करें। यदि पिछले साल वाला जो ट्रेंड रहता है और कोई 5-6% भी, मतलब अगर मुस्लिम वोट उनसे चला जाता है, या 5-6 तो नहीं जाएगा तो कोई 20-25% वोट जाएगा, तो 20-25% वोट का 30% का 20-25% वोट जो है वो 6-7% हो जाता है। यदि 6-7% वोट कम हो गया और इधर जो है वो जो मूवमेंट चल रखा है कुछ इसमें से कम हो गया, जो SIR की वजह से कम हो गया, क्योंकि SIR के कारण जो है वो पोलिंग बहुत हाई हुआ करती थी। पोलिंग हाई तो होती थी, लेकिन जो बीच के जो गैप थे, जो डाउटफुल वोट्स थे, वो सारे उनकी तरफ पड़ जाते थे। जिनको रोक लेती थी वो सारे वोट उनके तरफ पड़ जाते थे। अब तो समस्या आ गई है, क्योंकि अब न केवल SIR हुआ है, न केवल उनके वोट बैंक में क्षरण हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिक्स जो सदैव होती है, ये ममता दीदी की बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो मुसलमानों को अपने कब्ज़े में ही रखेंगी। देखिए AUDF बन गया, जैसे ही 30% क्रॉस हुआ असम में कि बदरुद्दीन अजमल वहाँ प्रकट हो गए और लोगों ने बदरुद्दीन अजमल को वोट देना आरंभ कर दिया।
भले कांग्रेस जीते या हारे, उसकी परवाह किए बिना। तो वो बगल की स्टेट है, तो वो बगल की स्टेट का क्या यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ये है ममता दीदी का कि साहब कि मुझे अरेस्ट हो जाना चाहिए या मुझे प्रेसिडेंट्स रूल लगवा लेना चाहिए, और ये अभी इसी समय कर लेना चाहिए जिससे कि 2-3 महीने सिंपैथी गेन करने के लिए अवसर रहे। ये मेरा सोचना है। नहीं तो जो व्यक्ति एसआईआर पर विरोध नहीं किया और एसआईआर को लेकर प्रेसिडेंट्स रूल के डर से एसआईआर होने दिया, वो अचानक ईडी के बीच में घुस के और साफ साफ इनवाइट कर रहा है कि भाई क्रिमिनल केस फाइल हो जाए और अरेस्ट की नौबत आ जाए। मुझे नहीं लगता कि अरेस्ट किया जाएगा इसमें, लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस किया है और जिस तरह से और कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रेसिडेंट्स रूल करवाने का दावा या प्रेसिडेंट्स रूल बनवाने का कार्यक्रम ये बहुत आगे तक बढ़वा लिया है। अब ये देखना है कि भाई क्या करते हैं ये लोग। जितने भी बंगाल के जो बीजेपी वाले हैं वो सब कह रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट्स रूल के बगैर कराया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तृणमूल के गुंडे जो है वो लोगों को वोट नहीं देने देंगे। यदि प्रेसिडेंट्स रूल में चुनाव होता है तो निश्चित रूप से, तो फिर तो ममता दीदी की हार 100% निश्चित है, 100% निश्चित है। अब ये देखने की बात है कि ये जो एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, भगवान की दिया हुआ जो ये अवसर है, ये जो ममता दीदी ने दिया है केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, वो इसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं, या उसी तरह से जैसे 2021 में किया था वो ऊहापोह में रहते हैं। ये समय ऊहापोह में रहने का नहीं है। ट्रंप बहुत ही कमीना आदमी है, लेकिन कुछ चीज़ें तो उसमें अच्छी हैं, उनसे ही सीख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।